हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पवन वाग एकेडमी और मैं हूं आपका इंग्लिश दोस्त परमेश्वर सराठी। दोस्तों, एल्केमी ऑफ नेचर यूनिट 1.6 हमने शुरू कर दिया है और हमने अब तक उसका वार्मिंग अप दिखा है और हम आगे बढ़ने वाले हैं लेसन के साथ। तो चलिए बिना समय गवाए हम इसको शुरुआत कर देते हैं। तो कल हमने दो जो विलियम ब्लेक द्वारा यहाँ पर दी गई जो 4 पंक्तियाँ है उसका मतलब हमने देखा है और उसका सार जो है उसको मैं फिर से एक बार रिपीट करना चाहूँगा कि आपकी जो आपके द्वारा की गई जो कृति होती है, आपके द्वारा किया गया जो कार्य होता है वो अगर महान है, तो दुनिया उसे हमेशा से ही याद रखती आई है और हमेशा ही याद रखेगी, है ना? चलो, तो आगे बढ़ते हैं। We instinctively turn to outdoor activities and nature as a way of relaxing and enhancing our well-being. हम लोग क्या करते हैं? हम लोग इंस्टिंक्टिवली ही इंस्टिंक्ट मतलब उपजत उपजत भावनाएं, है ना? मतलब जो हमारे अंदर अ, होती है, जो हमारे अंदर ही होती है, जिसको हमें ये भावनाएँ हमारे अंदर बाहर से नहीं आती है, वो हमारे अंदर ही होती है। तो क्या होता है कि हम ऐसी हमारे अंदर की भावनाओं को लेकर ही हम प्रकृति की ओर बढ़ते हैं एंड नेचर एज़ अ रिलैक्सिंग एंड एनहांसिंग आवर वेल-बीइंग। और हम क्यों बढ़ते हैं प्रकृति की ओर? हम निसर्ग में क्यों जाना चाहते हैं? देखिए, हम इसलिए जाते हैं प्रकृति में क्योंकि हम हमारा जो सेल्फ है, हम खुद एक जो व्यक्ति है, उसको और बढ़िया बनाने के लिए हम वहाँ पर जाते हैं। हमारा बीइंग जो होता है, हम खुद जो होते हैं, उसको एक अच्छा देखिए, अगर आप थके हुए हैं, तो अच्छा क्या होता है? थके हुए को आराम दे करके उसे फिर से उसमें ताकत प्रदान करना, है ना? अगर आप मस्तिष्क से बहुत ही ज़्यादा क्या कहते हैं, अपने आप को सोच या विचारों से दूर ले जाना चाहते हैं, तो उसका मतलब क्या होता है? शांति। तो शांति आपको प्रकृति प्रदान करती है। तो हम लोग इंसान इंसान पहले से ही मतलब इस जीवन के उत्पत्ति से ही इंसान अपने आप को बेहतर बनाने के लिए, अपने आप को बेहतर करने के लिए हमेशा से ही प्रकृति पर निर्भर रहा है और हमेशा वो हर बार वो ये चीज़ दिखा देता है। कुछ भी उसे अगर कुछ लगता है, तो वो प्रकृति की ओर दौड़ने लगता है। नेचर फुलफिल्स एंड मोटिवेट्स और ये जो प्रकृति होती है, वो क्या करती है? वो हमारी पूरी अपेक्षाएँ पूर्ण करती है और हमें मोटिवेट करती है। हमें एक तरह का आत्मविश्वास प्रदान करती है और हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। व्हिस्पर्स एंड कमांड और वो हमसे कुछ कहती भी है, हमें कुछ करने के लिए प्रवृत्ति भी करती है। पर आर यू लिसनिंग? पर क्या आप सुन रहे हो? आपसे बात करती है प्रकृति, पर उसके लिए कान चाहिए, उसके लिए समझ चाहिए कि प्रकृति हमसे क्या कहना चाह रही है। When I do, it leaves me in complete awe. जब मैं प्रकृति को सुनती हूँ, तो मैं बहुत ही आश्चर्य में पड़ जाती हूँ। औ का मतलब क्या है? औ का मतलब होता है अहो आश्चर्यम, है ना? जब मैं प्रकृति की ये बातें सुनती हूँ, तो निश्चित तौर पर मुझे बहुत ही ज़्यादा आश्चर्य होता है। वी हैव अ हिबिस्कस प्लांट इन आवर गार्डन। हमारे बागीचे में एक हिबिस्कस का पेड़ है ना? हिबिस्कस का मतलब होता है जिसे हम मराठी में कहते हैं जास्वंद, है ना? जिसको अलग-अलग रंग के फूल होते हैं। लाल रंग, पीले रंग, केसरिया रंग के अलग-अलग फूल होते हैं, है ना? एक बड़ा-सा ऐसा फूल उसका होता है 5-6 पत्तियों का और उसके अंदर एक अ, बहुत बड़ा फूल होता है अच्छे से।
तो हमारे बागीचे में एक हिबिस्कस का छोटा-सा पेड़ है, प्लांट है इन आवर गार्डन। एवरी फोर्टनाइट अ फ्लावर ब्लूम्स ऑन इट बिग, ब्राइट एंड टेंडर। और हर 15 दिन को, फोर्टनाइट का मतलब क्या होता है? 15 दिन, है ना? 2 हफ्ता। हर 2 हफ्ते में क्या होता है? उस पर एक फूल खिलता है और वो फूल कैसा होता है? बहुत ही रंगीन, बिग, बहुत ही बड़ा, रंगीन और बहुत ही नाजुक होता है। थ्रू द डे इट स्माइल्स विद द सन एंड डांसेस विद द विंड। और दिन भर खिलने के बाद क्या करता है? वो धूप में खिलखिलाता है, हवा के साथ झूमता है, बहुत सारी मजे वो करता है। बट एट द एज द इवनिंग अप्रोचेस इट स्टार्ट्स विल्टिंग। पर जैसे जैसे शाम होने को आती है, वो मुरझाने लगता है। The morning after, it withers completely, and by evening, it falls and becomes one with the earth again. और दूसरे दिन अगर उससे सवेरे को दूसरे दिन सवेरे अगर आप उसको देखेंगे, तो वो फूल पूरी तरह से मुरझा चुका होता है और शाम तक वो पेड़ से टूट कर नीचे गिरता है और मिट्टी में समा जाता है। The flower comes to life only for a day, and yet it does so in full splendor. What if we too lived our life, however short, to its fullest? अगर देखिए, एक फूल है जिसका जीवन चक्र इतना छोटा है, पर पर वो अपना जीवन कार्य पूरे एनर्जी के साथ, पूरे आनंद के साथ, पूरी तरह से जी करके वो अपना जीवन चक्र पूर्ण करता है। क्या हम ये नहीं कर सकते? क्या मानव प्रजाति जिसे हम कहते हैं, क्या वो ये नहीं कर सकती? क्या हम ये नहीं सोच सकते कि हमारा जीवन भले ही कितना ही छोटा क्यों ना हो, हमारा जीवन भले ही कितना ही कष्टमय क्यों ना हो, पर जो कुछ भी हमें मिला है, जो कुछ भी हमको प्रदान किया गया है, भगवान ने किया है, प्रकृति ने दिया है, जो कुछ भी हमारे माँ-बाप ने हमको दिया है, क्या उसे लेकर हम भी पूरी तरह से, पूरे एनर्जी के साथ, पूरे जोश से हमारा जीवन क्या हम नहीं जी सकते? हमें भी उस फूल से कुछ सीखना चाहिए, जो बहुत कम समय के लिए इस पृथ्वी पर अवतरित हुआ है, पर पर जितना कम समय उसके पास है, उतने सारे समय में वो पूरी तरह से अपना जीवन जी रहा है। किसी भी तरह की कोई चिंता नहीं, हड़बड़ी नहीं, कोई बात नहीं। पूरी तरह से जो उसको मिला है, उसको वो खिलखिलाकर अपने साथ ले रहा है और आगे बढ़ रहा है और जाते-जाते सबको आनंद भी दे रहा है। क्या हम वो नहीं कर सकते? एक मानव, हम तो सोच भी सकते हैं, तो क्यों हम ऐसा नहीं कर सकते कि हमको जो जीवन मिला है, उसको हम पूरी तरीके से क्यों ना जिए? हम जो कुछ भी करना चाहते हैं, पूरा मन लगा कर करें और फिर उसको उस करने में उसका आनंद लें। क्यों हम कोई जो चीज़ें हमें आवश्यक नहीं है, अनावश्यक चीज़ों में हम फँसे रहते हैं? क्यों हम पूरी तरह से हमारा जीवन नहीं जी सकते? भले ही कितना ही छोटा क्यों ना हो, हम हमारा जीवन पूरी ईमानदारी के साथ और पूरी ताकत के जोश के साथ भी हम जी सकते हैं, ठीक है? We went to a rocky beach and saw the spread of the majestic ocean and the rocks alongside. और हम एक समंदर किनारे गए थे। उस बीच पर हमने क्या देखा कि बीच के बीच पर मतलब वहां पर पत्थर थे, जिसको हम कहेंगे कि रॉक्स थे वहां पर, है ना? ऐसे वो वहां पर मिट्टी नहीं थी, वहां पर पूरे पत्थर थे, कार्व्ड, स्कल्प्टेड एंड शेप्ड बाय वाटर। और हमने क्या देखा, वो जो पत्थर वहां पर बीच पर पड़े हुए थे, वो जो बड़ी बड़ी चट्टाने वहां पर जो बड़ी बड़ी चट्टाने थी बीच पर, वो हमने देखा कि वो आने समंदर के पानी की वजह से
फट चुकी थी, अलग-अलग उसके आकार बन चुके थे एंड शेप्ड बाय वाटर और पानी की वजह से उसे अलग तरीके का आकार भी मिल चुका था। वाटर इज सो जेंटल पर जब मैंने देखा मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। क्यों? क्योंकि पानी तो इतना मृदु है, पानी तो इतना मुलायम है, पानी तो इतना क्या कह सकते हैं इतना नाजुक है कि ये सारी चीजें और चट्टान इतनी मजबूत एंड रॉक सो हार्ड और चट्टान तो इतनी मजबूत होती है। पानी तो इतना सौम्य होता है, नरम होता है, मुलायम होता है, नाजुक होता है और चट्टान तो इतनी मजबूत होती है कि अगर आप जाकर हथौड़े से भी उसे तोड़ना चाहो तो जल्दी टूटता नहीं है। पर है ना, चट्टान इतनी मजबूत होने के बावजूद और पानी इतना नर्म, इतना मुलायम, इतना सौम्य, इतना नाजुक होने के बावजूद भी as the water flows over it every day for years, the rock gives in. क्योंकि पानी रोज वही कर रहा है जो वो करता आ रहा है। रोज वही करता है। पानी आता है, चट्टान पर जाता है, फिर से अंदर चले जाता है, समंदर में चले जाता है। आता है, चट्टान के ऊपर जोर से बरसता है, फिर से चला जाता है। चट्टान पर जोर से बरसता है, फिर से चला जाता है। तो देखिए, क्योंकि पानी रोज-रोज वही एक चीज़ कर रहा है, इसकी वजह से चट्टान जैसे मजबूत चीज़ को भी पानी को शरण जाना होता है। क्योंकि पानी हार मानने वाला नहीं है। पानी रोज आने वाला है और पानी रोज उस पर बरसने वाला है। पानी रोज आने वाला है और उसको जोर के धक्के देने वाला है। तो आखिरकार चट्टानों को भी पानी की शरण में जाना होता है, पानी के आगे हाथ जोड़कर खड़ा होना होता है। और फिर क्या होता है? जब चट्टान पानी के सामने खड़ी होती है हाथ जोड़कर, तो फिर क्या होता है? पानी फिर अपनी कलाकारी दिखाना शुरू कर देता है और चट्टानों में अलग-अलग आकार, तरह के आकार बनते हैं, जो एक बहुत ही अच्छा ब या जो जो उस बीच को, उस समंदर किनारे को एक अलग तरह का सौंदर्य प्रदान करते हैं। ठीक है? इट टेक्स द शेप दैट द वाटर कमांड्स और क्या होता है आखिरकार जब वो चट्टानें हार मान जाती है चट्टानें अपना शरण जाती है पानी को तो पानी का जो आदेश होती है उसको वो मानती है और पानी जैसा आकार उनको देता है पानी जिस तरह का आकार उनको देता है देना चाहता है उसी को वो सुनकर आगे बढ़ते हैं और उसका उसकी बात मान लेते हैं। Our problems are so colossal and we are so small. Yet, if we persist, और हमारे जो संकट है, हमारे जो प्रॉब्लम्स है, वो कोलोसल है। कोलोसल मतलब बहुत बड़े। कोलोसल मतलब जिसको हम कहेंगे ह्यूज है ना? इंग्लिश में उसको कहते हैं ह्यूज। बहुत बड़े, है ना? बहुत बड़े, है ना? बहुत बड़े होते हैं, है ना? हमारे जो संकट होते हैं, हमारे जो प्रॉब्लम्स होते हैं, वो बहुत बड़े होते हैं और हम जो होते हैं ह्यूमंस जो होते हैं, वो बहुत ही छोटे होते हैं। मान लिया हम कहते हैं कि अरे ये प्रॉब्लम मैं कैसे सॉल्व कर सकता हूँ? इस संकट का मैं कैसे सामना कर सकता हूँ? ये तो बहुत ही बड़ा संकट है। ऐसा है, वैसा है, मैं तो इतना छोटा हूँ, मेरे पास तो ये नहीं है, मेरे पास तो वो नहीं है। ऐसी चीजें हम कहते हैं। पर पर पानी पानी कितना मृदु है, पानी कितना नाजुक है और चट्टान कितनी मजबूत है। पर पानी के भी रोज-रोज के आने की वजह से चट्टान को उसे शरण जाना होता है और फिर पानी जो कहता है वही चट्टान करने लगती है। उसी तरह से हमारे जो संकट है, हमारे जो प्रॉब्लम्स है, वो कितने भी बड़े क्यों ना हो और हम कितने ही छोटे क्यों ना हो, पर अगर हम रोज परसिस्टेंट परसिस्टेंट का मतलब क्या होता है कि हमारे जो कार्य है उसमें कोई भी व्यत्यय नहीं आए या फिर हमारे कार्य निरंतरता से चलते रहे परसिस्टेंट
हम परसिस्टेंट रहे, मतलब निरंतर, हम अगर निरंतरता से कार्य करते रहे, हम अगर ना रुके, ना थके, हमारा कार्य करते रहे, हम उन प्रॉब्लम्स को भिड़ते रहे, हम उन संकटों को भिड़ते रहे, ना थके, बिना रुके, बिना थके, निरंतर हम उस पर वही करते रहे, घाव उस पर करते रहे, तो एक दिन हमारे संकट भी हमारे सामने झुके बिना नहीं रहेंगे, हमें शरण आए बिना नहीं रहेंगे और हम भी उन पर अपनी विजय प्राप्त कर सकते हैं। We saw small bits of grass peeping through the small rock, peeping through the small cracks in a concrete pavement. It left us thinking, however impossible things may look, there is always an opening. देखो, कंक्रीट के पेवमेंट पे कहीं पर देखिए चलने के लिए कंक्रीट का पेवमेंट बना होता है, उस कंक्रीट के पेवमेंट में एक छोटी सी दरार आती है और उस दरार में से भी घास की पाती ऊपर ऊपर उठते हैं, घास ऊपर उठती है ना? अगर अगर इट लेफ्ट अस थिंकिंग, और उसने हमें विचार करने पर मजबूर कर दिया कि कार्य कितना भी कठिन क्यों ना हो, कार्य कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, कार्य कितना भी नामुमकिन क्यों ना हो, देयर इज ऑलवेज एन ओपनिंग, है ना? कार्य कितना भी कठिन हमें क्यों ना लगे, पर कहीं ना कहीं पर कोई ना कोई दरार जरूर होती है जिसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसका उपयोग करके हम वो दरवाजा खोल सकते हैं। कहीं पर भी कोई भी काम हमें नामुमकिन लगता, पर याद रखिए कि अगर कंक्रीट में दरार करके घास उग सकती है, कंक्रीट में जो कंक्रीट बिल्डिंग बनाता है, कितने-कितने मालों की बिल्डिंग्स बनाई जाती है उस कंक्रीट के भरोसे पर, उस कंक्रीट को तोड़कर भी अगर घास उग सकती है, तो कार्य कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, कहीं ना कहीं दरार जरूर होती है और उस दरार को हम भेद सकते हैं। We saw a tree bare of all leaves in cold winter months. हम देखते हैं कि सर्दी के दिनों में, ठंडी में, बहुत ठंड में, जब ये हम बात कर रहे हैं, जब बहुत ठंड होती है, तो पेड़ के पत्ते सारे झड़ जाते हैं, है ना? वी थॉट इट्स चैप्टर वाज ओवर, और फिर हमने हमने सोच लिया कि भाई इस पेड़ की तो बात खत्म हो गई, अब इसका जीवन चक्र समाप्त हो चुका है। But 3 months passed, spring set in, and the tree was back to its green majesty once again. और फिर शरद ऋतु, फिर वसंत ऋतु, है ना? तो इस तरह से ऋतु बदल जाता है और 3 महीने के बाद गर्मी के दिन आते आते उस पेड़ को फिर से नई नए पत्ते फूटने लगते हैं और फिर से वो हरा भरा हो जाता है। सूख चुका था, जो 3 महीने पहले सूख चुका था, वो फिर से हरा भरा हो रहा है। मतलब क्या है कि मतलब कोई भी चीज स्थिर नहीं है। बदलाव, निसर्ग या प्रकृति में बदलाव हमेशा आने वाला है। बदलाव ही जीवन का मूल मंत्र है। फुल ऑफ लीव्स, फ्लावर्स, बर्ड्स एंड लाइफ, और फिर से हरा भरा होने की वजह से उस पर फल फूल लगते हैं और पंछी भी आकर के अपना बसेरा उस पर फिर से एक बार बसा लेते हैं। What if we too had a conviction that however difficult things are right now, और अगर हमें भी उसी तरह का कन्विक्शन हो। कन्विक्शन का मतलब क्या होता है कि एक बहुत ही दृढ़ भावना। कन्विक्शन का मतलब होता है दृढ़ भावना या दृढ़ विश्वास, है ना? दृढ़ विश्वास हम उसको, है ना? तो क्या हमारे अंदर भी इस तरह का दृढ़ विश्वास नहीं होना चाहिए कि वक्त, अभी मेरा वक्त कितना ही खराब क्यों न चल रहा हो, ये वक्त रुकने वाला नहीं है, ये वक्त बदलने वाला जरूर है। वक्त में बदलाव आना तो तय है,
और फिर जब वक्त बदलेगा तब क्या होगा? इट विल नॉट रिमेन सो फॉरएवर। कितना भी बुरा वक्त क्यों ना हो, ये हमेशा के लिए आया नहीं है, ये हमेशा रहने वाला नहीं है। रिमेंबर दिस टू शall पास। और याद रखिए ये भी वक्त जाने वाला है। दिस टू शall पास। ये वक्त भी जाने वाला है। ठीक है, ये वक्त कायम नहीं रहने वाला, ये वक्त यहीं पर नहीं रहने वाला, ये वक्त भी बीतने वाला है, ये वक्त भी जाने वाला है और समय भी पलटी लेने वाला है। We saw an army of ants lugging a fly. It was at least 10 times the ant size. हमने देखा कि चींटियों का चींटियों की सेना थी। चींटियों की सेना एक मक्खी को ढो रही थी। लगिंग लगिंग मतलब ढोना, ढो रही थी, जो उन चींटियों से कम 10 गुना बड़ी थी। The ants organized themselves around the fire, lifted it on frail feelers, and carried it to quite a distance. और उन्होंने क्या किया? देखिए, अपने से 10 गुना बड़ी मक्खी उन्होंने उठा ली। उन्होंने क्या किया? एक एकजुट हो गए, एक साथ आए, सभी ने मिलकर उसे उठाया और वो आगे बढ़ते गए। Their teamwork and perseverance were impressive. और उनका एक साथ में कार्य करना, उनका टीम वर्क जो था वो बिल्कुल देखने जैसा था और उनका परसिवियरेंस भी। परसिवियरेंस मतलब हार न मानना, है ना? हार न मानना। परसिवियरेंस मतलब हार न मानना। ठीक है, उनका हार न मानना और उनका जो एकजुट होना, इस वजह से वो इतना बड़ा कार्य कर सकती है। Their teamwork and perseverance were impressive. What if we too are consistent, organized, focused? और क्या हम भी अगर उसी तरह से हम भी अगर उसी तरह से ऑर्गेनाइज्ड होंगे, एक साथ एकजुट होंगे और उसी तरह से हम भी परसिस्टेंट होंगे, मतलब हम निरंतरता से कार्य करते रहेंगे, तो क्या हम भी हमारे जीवन में जो चाहे वो नहीं पा सकते? स्पाइडर वेब्स आर डेलिकेट येट वेरी स्ट्रॉन्ग। देखा जाए तो मकड़ी का जो जाला होता है वो इतना नाजुक होता है पर बहुत ही मजबूत होता है। रेनबो कलर्स द एंटायर स्काई। एक इंद्रधनुष पूरे आसमान को रंग देता है। क्लाउड्स टेक न्यू शेप्स विद एवरी पासिंग मोमेंट्स। और बादल भी हर एक आने वाले सेकंड के साथ अपना रंग रूप बदल देते हैं। The winds make trees dance with unhindered passion। और जो हवाएं चलती है, हवाओं की वजह से पेड़ भी अपने झूमने लगते हैं। पेड़ भी अलग-अलग हवा में पेड़ भी अलग-अलग पेड़ हवा में अपने आनंद में झूम उठते हैं। Water, without hint of ego, changes its form according to the dictates of the sun and the wind। और पानी किसी भी अहम की भावना न रखते हुए सूर्य और हवा दोनों के आदेश पर चलकर अपना रूप बदल देता है ना? सूर्य की किरणों की वजह से, तपती किरणों की वजह से पानी भाप बन जाता है, ऊपर जाता है, हवा की वजह से ऊपर जाता है, बादल बन जाता है और फिर नीचे बरसता है। तो पानी भी किसी तरह की अहम भावना का भावना की अहम की भावना उसमें नहीं होती है। When we see a caterpillar turn into butterfly, a flower turn into a fruit, we experience the alchemy of nature। और जब भी हम एक किसी छोटी सी जो
तितली होती है, उस तितली को जिस तरह से हम उसका जीवन चक्र पूर्ण करते हुए देखते हैं या फिर एक छोटी-सी जो कली होती है उसको फूल बनते हुए देखते हैं, तो ये सारी प्रकृति की ही जादू है। दूसरा क्या है? ये तो प्रकृति की ही जादू है। वी टच इट एंड बिकम गोल्ड आवरसेल्व्स और ये प्रकृति की जो जादू होती है, उसको हम उसको छू सकते हैं, उसको अनुभव कर सकते हैं और जब हम उसको छूते हैं, उसको अनुभव करते हैं, तो हम खुद भी सोना बन जाते हैं। हम भी प्रकृति की एक जादू का हिस्सा बन जाते हैं। ठीक है? तो इस तरह से ये लेसन हमें बता रहा था कि भले ही अ, हम आज कुछ भी वक़्त को सहन कर रहे हैं या फिर कुछ भी संकट हमारे सामने है, पर ये वक़्त रहने वाला नहीं है। और अल्केमी का यहाँ पर मीनिंग क्या है? एन एंशिएंट फोररनर ऑफ केमिस्ट्री अबाउट अटेम्प्ट्स टू कन्वर्ट बेस मेटल्स इंटो गोल्ड। हियर इट रेफर्स टू अ मिस्टीरियस मैजिकल प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग थिंग्स। मतलब एक ऐसी जादू भरी जिसको हम कहते हैं विद्या है जो बदलाव लाने में सक्षम है। इसी को हम अल्केमी कहते हैं। अल्केमी एक ऐसी विद्या है जो जादू से आपको बदलने में सक्षम है। तो निसर्ग ये प्रकृति भी उसी तरह से हमें बदलने में सक्षम है। ठीक है? तो आशा करता हूँ ये लेसन आपको समझ में आया होगा। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा और पवन वाग अकेडमी को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि ऐसे नए वीडियोस आपको मिलते रहे। थैंक यू वेरी मच। गुड बाय।